जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ई कौन सा स्वर है? यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, आपने चीज़ों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बोल के देखिएगा दोस्तों ई, उसके बाद बोल के देखिएगा ई। जब हमने बोल के देखा छोटी ई मीन्स ई, तो हमारी जो साउंड है छोटी रह रही है। जब हमने बोल के देखा ई, तो हमारी जो साउंड है कैसी रह रही है दोस्तों? लंबी। अब आपने दूसरी चीज़ भी बोल के देखनी है। अब आपने बोल के देखना ऊ, उसके बाद बोल के देखना ऊ। यहाँ पे भी यही सीन है कि जो हमारी ऊ वाली साउंड है वो छोटी रह रही है और जो ऊ वाली साउंड है वो लंबी रह रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे जो हमारे स्वर है जिनको बोलते समय जो साउंड है वो कम आए, जो साउंड है वो छोटी रहे, उनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और ऐसे जो हमारे स्वर है जिनको बोलते समय जो हमारी आवाज़ है वो लंबी जाए, उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? ई कौन सा स्वर है? तो मैं आपको बता दूं, जब आपने बोल के देखा होगा ई, तो साउंड जा रही है लंबी। कौन सा स्वर रहने वाला है यहाँ पे? दीर्घ स्वर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछे जा रहा है? ऊ कौन सा स्वर है? यहाँ पे छोटे ऊ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कि हम कैसे बोलते हैं? ऊ। उसके अलावा दोस्तों, जब हम बोलेंगे ऊ तो आवाज़ लंबी जाएगी, लेकिन जब हम बोलेंगे ऊ तो हमारी जो साउंड है वो छोटी रहेगी। तो इसीलिए जो हमारा ऊ है, ये कौन सा हमारा स्वर है? ह्रस्व स्वर। उम्मीद है यहाँ पे भी जो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखिए दोस्तों, जो हमारा उच्चारण स्थान वाला कॉन्सेप्ट है हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बोल के देखना है ग। बोल के खुद देखिएगा ग, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को बोल के नहीं देखा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। बोल के देखिएगा ग। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब हम ग बोल रहे हैं तो जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो सीधी हमारे गले से आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ग है इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा उच्चारण स्थान का जो चार्ट है इसको भी हम देखेंगे। जो हमारे कंठ वाले यहाँ पे जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं? अब देखिए, कंठ लिखा हुआ है, क बोल के देखिएगा, ख बोल के देखिएगा, ग घ ण। अब इस तरह से जो आपने वर्ण बोल के देखे, एक चीज़ नोटिस करी होगी, आवाज़ जो है वो सीधी हमारे गले से आ रही है। उसके अलावा दोस्तों आप बोल के देखिएगा च, उसके अलावा श, ज, झ, य। अब जब आपने ये जो चीज़ें हैं ये बोल के देखी, च बोल के देखा, श बोल के देखा, ज बोल के देखा, झ बोल के देखा और यहाँ बोल के देखा, जब आप इन चीज़ों को बोल रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो प्रभाव है, जो आपके जीभ है उसके ऊपर वाला पार्ट है। देखिए, जैसे ये जो हमारी जीभ है, ठीक है, हमारी ये जीभ है, उसके ऊपर वाली जो दीवार है, ठीक है, अंदरूनी तौर पे जो ऊपर वाली दीवार है उसके ऊपर यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है और उसी को हम क्या कहते हैं? तालु। बोल के देखिएगा च, उसके अलावा बोल के देखिएगा श। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारी साउंड है वो टकरा के कहाँ पे जा रही है? जो हमारे जीभ के ऊपर वाला भाग है, जीभ के ऊपर वाली दीवार है, वहाँ पे जो हमारी आवाज़ है वो जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तालु। दोस्तों, अभी हम आते हैं मूर्धा की तरफ। जो हमारा मूर्धा है वो हम किसे कहते हैं? देखिए, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, जो हमारे ऊपर वाले दांत है, उनके जो नीचे वाली जगह है उनको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। अगर नहीं समझे, जब आप इन वर्णों को बोलोगे तब समझ जाओगे। बोल के देखिएगा ट, अब बोल के देखिएगा ठ, अब बोल के देखिएगा ढ, अब बोल के देखिएगा ढ। जब आप ये जो वर्ण है इनको बोल रहे हैं, तब जब जहाँ पे हमारी जो जीभ है वो टच हो रही है उसको क्या कहा जाता है? मूर्धा। तो ये जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? मूर्धा। उसके अलावा दोस्तों हमारा आ रहा है दंत। जब हमारा दंत आ रहा है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? बोल के देखिएगा त, थ, द, ध, न। जो हमारी जीभ है वो दांतों के साइड जा रही है, जो हमारी जीभ है वो कहाँ पे जा रही है? दांतों की साइड। जब आपने ये बोल के दे री, ल, स, जब भी आप ये जो वर्ण है इनको बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ है दांतों वाली साइड जा रही है, ऐसे में उच्चारण स्थान क्या रहेगा? हमारा दंत। उसके अलावा दोस्तों आ रहा है हमारा ओष्ठ, जिसको कि हम होंठ कहते हैं। अब आप बोल के देखिए ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ, म। जब भी आपने ये जो वर्ण है इनको बोल के देखा तो आपकी जो जीभ है वो गोल हो रही है। प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारी जीभ के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं,
जो हमारा उच्चारण स्थान है वो हमारा ओष्ठ या होंठ रहेगा। आगे दोस्तों हमारा नासिक, बोल के देखिएगा, यहाँ पे आपने बोल के देखना यहाँ। उसके अलावा ना जब आप ये जो वर्ण है इनको बोल रहे होंगे तो जो साउंड है आपके नाक से निकल रही है, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान रहेगा नासिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है हमारा कंठ तालु, बोल के देखिएगा ए, उसके अलावा ए। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो आवाज़ है वो तो हमारे गले से आ रही है लेकिन टकरा के किधर जा रही है, हमारे तालू में। तालू हमारा कौन सा पार्ट रहता है, जो हमारे जीभ के ऊपर की दीवार है, ठीक है, जो हमारे जीभ के ऊपर की दीवार है उसको हम तालू कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ होता गला, ओष्ठ होता हमारे जो हमारे होंठ है, बोल के देखिएगा ओ। उसके अलावा बोल के देखिएगा औ। जब आपने ये जो दोनों हमारे स्वर है इनको बोल के देखा तो आवाज़ तो हमारी कंठ से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिप्स है वो भी गोल हो रहे हैं। प्रभाव किस किस के ऊपर पड़ रहा है, हमारे कंठ के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और जो हमारे होंठ है उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपने इनको लिख लेना है और आपने इनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ याद रखनी है, तालु कौन सा रहता है, मूर्धा कौन सा रहता है, कंठ का आप सभी को पता है, होठों का भी पता है सभी को, दंत का भी सभी को पता है। उसके अलावा हमारा क्या है दोस्तों, दंतोष्ठ। तो ये जो हमारा है वो हमारा रहने वाला है सिर्फ एक ही वर्ण जिसको कि हम ब कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इनकी बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगी। अगर आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही हो तो आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है। अब आप बोल के देखिएगा प, प बोल के देखिएगा, जो हमारे होंठ है वो यहाँ पे दोस्तों गोल हो रहे हैं, तो यहाँ पे प का उच्चारण स्थान क्या है, होंठ, जिसको कि हम ओष्ठ भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब मैं आपको बता दूं, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन है, देखिएगा सबसे पहले हमारा क्ष, क्ष हमारा क और क्ष से बना है, त्र है त और र से बना है, क्य है य और ज्ञ से बना है, श है श और र से बना है। अब देखिए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछी जा सकती है। कई बार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ये जो क्ष है कौन कौन से हमारे दो व्यंजनों के मेल से बना है। ऑप्शन हमारा है क और श। इस तरह से आपने जो चीज़ें हैं उनको माइंड में रखना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। ऐसे जो हमारे व्यंजन है जो कि दो व्यंजनों के मेल से बने हैं उनको क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखना है कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है। देखिए क्ष, क्ष जब आप बोल के देख रहे होंगे तभी आपको साउंड से पता लग रहा है क्ष, तभी आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो व्यंजन है वो दो है। उसके अलावा दोस्तों बोल के देखिएगा त्र, त्र बोल के देखिए तभी आपको पता लग जाएगा संयुक्त व्यंजन है। जो हमारी आवाज़ है वो दो तरह की आ रही है, ज्ञ बोल के देखिए ग, इस तरह की आवाज़ आ रही है। उसके अलावा श्र, आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जो आवाज़ है वो दो व्यंजनों की आ रही है। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है, क्ष, ठीक है दोस्तों। अब आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने बोल के देखना, या आपने यही चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो सिर्फ 4 ही होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ओ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। जो हमारा स्वर है ओ, उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। अब देखिए दोस्तों आप बोल के देखिएगा ओ। आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब हम ओ बोल रहे हैं गले से भी आवाज़ आ रही है और जो हमारे लिप्स है वो भी गोल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ मीन्स हमारा गला और होंठ। ओष्ठ हम किसे कहते हैं, हमारे जो होंठ है। बोल के देखिएगा ओ, आवाज़ हमारी गले से आ रही है लेकिन जो हमारे लिप्स है वो भी गोल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव है गले के ऊपर भी पड़ रहा है, होंठों के ऊपर भी पड़ रहा है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ए कौन सा, जो हमारा ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है। जो हमारा ए स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या है, बोल के देखिएगा ए, ए बोल के देखिएगा दोस्तों। जब आपने बोल के देखा आवाज़ जो है वो हमारे कंठ से आ रही है लेकिन तालू के साथ टकरा रही है, बोल के देखिएगा ए, ए बोल के देखिएगा। यहाँ पे जो मूवमेंट है गले में भी हो रही है, जो हमारे जीभ के ऊपर वाली दीवार है उसके ऊपर भी मूवमेंट हो रही है। उम्मीद है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है अर्चना बहुत सुंदर है, ये जो हमारा वाक्य में अर्चना क्या है। अब देखिए दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है ये जो हमारे
किसी भी जगह या किसी भी इंसान के नाम हो उनको हम कहते हैं संज्ञा। लेकिन अगर विशेषता दी गई हो तो उसमें जैसे ये जो अर्चना है, जो यहाँ पे हम यूँ कह लें कि जो हमारा शब्द है जिसकी विशेषता के बारे में बात हो रही है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है अर्चना, यहाँ पे कोई और चीज़ भी हो सकती है, जहाँ पे निर्मल भी हो सकता है, निर्मल बड़ा अच्छा है, या कोई और नेम या कोई और चीज़ भी हो सकती है। जैसे मेरी कमीज बहुत सुंदर है, अर्चना की जगह क्या आ गया, कमीज। तो ये जो हमारा ऐसा शब्द है जिसकी विशेषता के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जो शब्द है उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य। अगर आपको नहीं समझाया मैं दोबारा से समझा दूं। अगर मैं बात करूं मेरी कमीज बहुत सुंदर है, मेरी जो कमीज है वो बहुत सुंदर है, यहाँ पे किसकी विशेषता की बात हो रही है, कमीज की। तो जिसकी भी विशेषता की बात हो उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, आपने चीज़ों को माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है, बगीचे में बहुत सुंदर फूल है, ये जो हमारा वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण है, बगीचे में बहुत सुंदर फूल है। अब देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखनी है, क्या बताया जा रहा है, सुंदर। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी किसी वस्तु या किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के बारे में बात की गई हो। गुण क्या हो सकती है, जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे अच्छा, बुरा। यहाँ पे भी आपको गुण के बारे में चीज़ें नजर आए, समझ आना कि जो हमारा विशेषण है गुणवाचक है। उम्मीद है आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं बोलूँगा रमन बहुत लंबा लड़का है, रमन का विशेषता क्या है कि वो लंबा है, ठीक है। अब ये जो लंबा है ये एक गुण है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, क्या पूछा जा रहा है, मुझे 40 आम चाहिए, ये जो हमारा वाक्य है इसमें कौन सा विशेषण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी संख्या की बात की गई हो, वो हमारा कौन सा विशेषण रहता है, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन आपने यही चीज नहीं समझनी, आपने जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है उसके बारे में भी समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मुझे 40 लीटर डीजल चाहिए। आप बोलोगे कि सर ये जो संख्या है वो तो यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है, तो आपने यहाँ पे जो वो वाला 40 है उसमें गुणवाचक क्यों बताया, और ये जो हमारा ये वाला 40 है इसमें आप परिमाणवाचक क्यों बता रहे हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है, मुझे 40 आम चाहिए। यहाँ पे नाप तोल की बात नहीं की गई। अगर ऐसा बोला जाएगा मुझे 40 किलो आम चाहिए, अगर ऐसा बोला जाएगा मुझे 40 किलो आम चाहिए, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाप तोल की। यहाँ पे भी नाप तोल की बात होगी दोस्तों, वो हमारा कौन सा विशेषण रहेगा, ये हमारा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 क्विंटल जो गेहूं है वो बीजी है, तो यहाँ पे भी नाप नपाई की बात हो रही है। जैसे मैं 10 लीटर दूध लाया हूँ, तो यहाँ पे भी नाप नपाई की बात हो रही है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँगा मैं 10 रुपए का दूध लाया हूँ, तो यहाँ पे जो रुपए हैं वो हमारे नाप नपाई में नहीं आते। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा आएगा, गुणवाचक। अगर मैं ऐसे बोलूँगा 10 किलो मैं दूध लाया हूँ, तो यहाँ पे नाप नपाई की बात हो रही है। कौन सा यहाँ पे हमारा विशेषण रहेगा, परिमाणवाचक विशेषण। आगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट 1-2 जो क्वेश्चन है वो इसी तरह गलत करके आते। क्या पूछे जा रहा है, मीठा में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। जब मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मैं आपको बता दूं मीठा में कौन सा भाव आ रहा है, मिठास। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मीठी लगा के आ जाते हैं, समझना है आपने। मीठा की जो भाववाचक संज्ञा है, मीठा में क्या भाव है, मिठास का। आगे दोस्तों 13th क्वेश्चन है, बड़ा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, राइट आंसर रहेगा बड़प्पन। बच्चा के क्या होगी, बचपन, ठीक है दोस्तों। बूढ़ा के क्या होगी, बुढ़ापा। ये जो चीजें हैं आपने कॉपी के ऊपर जरूर लिखनी है। बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी बचपन, बूढ़ा का क्या होगा, बुढ़ापा। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या है। अच्छा की रहेगी दोस्तों अच्छाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया, अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिया की। क्रिया जो है उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं, सकर्मक क्रिया और हमारी अकर्मक क्रिया। जब हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी जो क्रिया है जिसमें कर्म हो। अब अगर नहीं समझे तो मैं पहले आपको अकर्मक क्रिया समझा देता हूँ, आप वहाँ से अच्छे से समझ जाओगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो हमारी अकर्मक क्रिया है उसका उदाहरण कौन सा है। राम हंस रहा है, सीधा जो प्रभाव है वो राम के ऊपर ही पड़ रहा है, राम हंस रहा है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ता, और ये जो हमारी है हंसना है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया।
कर्ता जो है वो क्रिया कर रहा है, जैसे राम हंस रहा है तो इसमें कर्ता आएगा हमारा राम। अब ये जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है, बीच में कोई तीसरी चीज नहीं है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अर्चना फल खा रही है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है इसमें क्या है दोस्तों, हमारा कर्म भी है। ठीक है दोस्तों, हमारा कर्म भी है, हमारा यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो चीजें हैं, कर्ता भी है और हमारी क्रिया भी है। अब हमारा कर्म क्या है दोस्तों, फल, जो फल है उसको खा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो अर्चना है अगर फल खा रही है तो उसका प्रभाव फलों के ऊपर ही पड़ेगा, जो हमारे फल है वो खत्म हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, राम हंस रहा है, तो इस पे जो सीधा प्रभाव है राम के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अब मैं आपको दोबारा से समझा दूं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, राम हंस रहा है, तो इसमें जो सीधा प्रभाव है राम के ऊपर पड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अभी हम बोलेंगे अर्चना फल खा रही है। अब अर्चना क्या कर रही है, फलों को खा रही है, जो फल है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो फल है वो हमारे खत्म हो जाएंगे, तो इसमें हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है, अलपव्यय का जो विलोम शब्द है वो क्या है। अलपव्यय मीन्स कम जानने वाला। इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, मूक का विलोम क्या है। मूक हम क्या कहते, किसे कहते हैं, जो कि गूंगा हो। तो जो मूक है उसका विलोम रहेगा वाचाल, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलता हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या पूछा जा रहा है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। जो हमारा कृतज्ञ है उसका विलोम शब्द क्या है, बहुत बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, धनवान का जो विलोम है वो क्या होगा। धनवान का विलोम क्या होगा, इसका जो आंसर है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।